हेलो एवरीवन। आज हम लोग एविडेंस एक्ट की धारा 34 से स्टार्ट करेंगे और आगे 64-65 तक जाएंगे। सबसे पहले देखें 34 धारा क्या कह रही है। इसकी धारा का वो देखें पहले। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनमें वे शामिल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में शामिल किया गया है। लेखा पुस्तिका की प्रविष्टियां जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया है कब सुसंगत है। कहने का मतलब है, पहले सेक्शन को समझ ले। कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनमें वे शामिल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया है, जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिनमें न्यायालय को जांच करनी है, सुसंगत है। किंतु अकेले ऐसे साधन कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि जो आप लेखा जोखा कहीं लिखते हैं, कहीं लिख के रखते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर वो साक्ष्य के रूप में यूज़ की जा सकती हैं न्यायालय द्वारा, मगर सिर्फ उन्हीं के आधार पर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध या दोष मुक्त नहीं कर दिया जाएगा। जैसे इसमें एक दृष्टांत है, इलस्ट्रेशन है। खापर का 1000 रुपए के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा वाहियों की वे प्रविष्टियां दर्शित करता है जिसमें खा को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है। ये प्रविष्टियां सुसंगत है, किंतु अकेले ऐसे कथन से ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं। मतलब उसने ये लिख रखा है कि इन्होंने हमसे 1000 रुपए लिए थे, ये तो कोर्ट इसको सुसंगत तो मानेगा, रिलीवेंट तो मानेगा, मगर सिर्फ इसी के आधार पर वो उससे पैसे वापस लेने का हकदार नहीं होगा। उसके सपोर्ट में कुछ और सबूत भी देना पड़ेंगे। फिर एविडेंस एक्ट की धारा 45 बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषज्ञों की राय क्या कहती है ये। जबकि न्यायालय को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो, मतलब इन मामलों में अगर कोई राय बनानी होगी न्यायालय को, तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता विषयों प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है। तो विशेष मतलब जरूरी नहीं है वो डिग्री होल्डर हो, उसे उस मामले में चाहे वो विदेशी विधि हो, कला हो, हस्तलेख हो, अंगुली चिन्ह, इन सब के बारे में विशेष ज्ञान होना चाहिए। वो लोग विशेष कुशल व्यक्ति होना चाहिए और उनकी राय सुसंगत होगी। और ऐसे सारे लोग जो इस मामले में नॉलेज रखते हैं, विशेष ज्ञान रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही विशेषज्ञ कहा जाता है। तो पहली बात तो विशेषज्ञों की परिभाषा इसमें बताई गई है। और इस धारा से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है, विशेषज्ञों की राय किन किन मामलों में ली जाती है, कौन होते हैं, ये तमाम बातें। फिर आप आ जाइए धारा 53 का। ये एग्जैक्टली 2013 में जोड़ी गई धारा है, इसलिए कभी कभार इस पे इनडायरेक्ट मतलब सब पार्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब समझ ले क्या है। कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत ना होना, ये एग्जैक्टली महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे 354, 354A, 354B, 354C, 354D के अभियोजन के मामले में, या 376 से रिलेटेड बहुत सी धाराएं, 76A या 76B, AB, ये सब ई तक की सारी धाराओं के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में या ऐसे अपराधों के प्रयत्न के लिए जहां सम्मति का प्रश्न विभागक है या विवादित है, वहां पीड़िता के शील या उसके पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति के मुद्दे पर सुसंगत नहीं है। पहले कोर्ट क्या करते थे, कोर्ट में उस महिला से प्रश्न अनाप शनाप पूछे जाते थे कि आप इनके साथ पहले भी लैंगिक संबंध बना चुकी हैं, ये सब बातें। तो अब इन सब पुरानी बातों को
संवेदनशील से संबंधित प्रश्नों को इस मामले में कि वो उसने अगर वो कह दे हमने सम्मति नहीं दी थी तो ये माना जाएगा सम्मति नहीं दी थी, और इन सब प्रश्नों को नहीं उठाया जाएगा कि ये पहले इनके साथ संबंधों में थी। ये सब बातें इस धारा में बताई गई हैं। आगे चले। धारा 56 बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। अवेक्षणीय मीन्स होता है नोटिसेबल, मतलब जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। जो न्यायालय के संज्ञान में नोटिस में है उन मामलों को आपको न्यायालय में साबित करने की जरूरत नहीं है, ये कहता है 56। अब 57 धारा को 57 धारा को आपको एज इट इज याद करना है, क्योंकि इसमें कोई छूट नहीं है, ये याद करना पड़ती है। इसको समझना लगभग नामुमकिन सी बात है, मगर इसको पूछा बहुत जाता है और इसे सारे पॉइंट हमने थोड़ा सा इजी बना दिए हैं, इसलिए आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। इन सारे पॉइंट्स को कम से कम 10 पॉइंट दिए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। वे तथ्य 57 धारा देखें, वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी। क्या कहने का मतलब है? न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा करेगा। किन मामलों का नोटिस, किन मामलों को नोटिस न्यायालय लेगा, नोटिसेबल होंगे, वो सब बातें आप समझ लें। पहली बात, भारत के राज्य में प्रवृत्त सभी समस्त विधियां, ठीक, न्यायालय मानेगा ये सही है। दूसरी चीज, भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना के लिए युद्ध की नियमावली। तीसरी बात, वे सब मुद्राएं जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करते हैं। चौथी बात, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य या संप्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज। पांचवी बात, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के तत्समय प्रभु का या राज्यारोपण, या इसको कहते हैं राज्याभिषेक और राज्य हस्ताक्षर, मतलब ग्रेट ब्रिटेन में जो राज्य उस टाइम वो किंग होगा उसका राज्याभिषेक के बारे में या राज्य हस्ताक्षर के बारे में न्यायालय ये मानेगा ये सही है, इनको आपको साबित नहीं करना है। छठा पॉइंट, भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र। सातवीं बात, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित लोक उत्सव, उपवास और अवकाश दिन, जो भी राजपत्र में अवकाश वगैरह के दिन होते हैं वो डन है, उनको साबित करना जरूरी नहीं। आठवीं बात, भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र। नवीं बात, न्यायालय के सदस्यों और ऑफिसरों तथा अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम। 10वीं बात, भूमि या समुद्र पर मार्ग का नियम, जो भी मार्ग के नियम है ये माना जाएगा, ये न्यायालय के नोटिस में है, इनको आप साबित ना करें, कोई जरूरत नहीं। अब एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है धारा 59 में, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। दो धाराएं 59 और 60 मौखिक साक्ष्य से रिलेटेड है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हमने एक्सप्लेन की हैं। पहले आप 59 देख लें। पूछा जाता है किन तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से 1.5 लाइन 2 लाइन में समझें। दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। ठीक, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में जो वस्तुएं हैं, लिखित हैं या हिडन फॉर्म में है या इन्वॉल्व है, उनको छोड़ दीजिए तो आप बाकी चीजों को मौखिक रूप से साबित कर सकते हैं। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 क्या कह रही है? जस्ट नीचे, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। क्या है मतलब प्रत्यक्ष का? अब हम पॉइंट आपको समझा रहे हैं। मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में, चाहे वे कैसी भी हो, प्रत्यक्ष। अब आप अगले पेज पे चले, प्रत्यक्ष के बाद प्रत्यक्ष ही होगा। अर्थात अब सारे पॉइंट 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आप समझ लें। यदि वो किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वो ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा है। अगर देखने वाला व्यक्ति साक्ष्य दे रहा है तो उसने उसे देखा हो तभी उसका साक्ष्य माना जाएगा। दूसरी बात, यदि वो किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो
वो ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने सुना है। ठीक, जो सुनेगा वही साक्ष्य दे सकता है, तीसरा नहीं। फिर तीसरे पॉइंट में आइए, यदि वो किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रियों द्वारा या इंद्रियों होगा यहाँ पर, इंद्रियों सॉरी बनने इंद्रियों द्वारा या किसी अन्य रीत से बोध हो सकता था, तो वो ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रिय इंद्रिय द्वारा किया। ठीक, फिर आप आ जाइए चौथा पॉइंट, यदि वो किसी राय के या उन आधारों के जिन पर वो राय आधारित है बारे में है, तो वो उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वो राय उन आधारों पर धारण करता है। मतलब अगर कोई राय देता है या कुछ राय के बारे में धारणा बनाना है न्यायालय को, तो वो व्यक्ति खुद न्यायालय में आए जिसने वो राय दी है या उसकी उस मामले में राय है। अब इसका परंतुक या पूछ लिया जाता है मौखिक साक्ष्य के अपवाद कौन कौन से हैं। तो ये परंतुक को आप अपवाद में लिख सकते हो। देखिए, परंतु विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए पेश की जाने वाली पुस्तकों में अभिव्यक्त है, और यदि रचयिता मर गया है या मिल नहीं सकता है या वो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या उससे इतने विलंब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता हो, ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किए जा सकेंगे। कहने का मतलब है, अगर कोई पुस्तक किसी रचयिता ने पब्लिश करा दी है और मार्केट में उपलब्ध है और उस रचयिता को बुलाना बड़ा नामुमकिन सी बात है या बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो आप उसकी पुस्तक से ही साक्ष्यों को सुसंगत मान सकते हैं, तथ्यों को सुसंगत मान सकते हैं। अब हमने नीचे लिख दिया 60 के अपवाद, धारा 60 के अपवाद। इसमें रेस्टेस्टे जो हमने धारा 6 पढ़ाई है, अगर पूछ ले अपवाद में तो इसमें डिटेल में आप लिख दीजिएगा। दूसरे नंबर पर स्वीकृति और संस्वीकृति है। तीसरे नंबर पर धारा 32 हमने बहुत आपको डिटेल में पढ़ाई है, 32 के अधीन सुसंगत कथन। फिर 33 साक्ष्य अधिनियम की धारा इसका अपवाद है। 34 हमने पढ़ाई है, ये अपवाद है। फिर 60 का परंतुक तो ये है ही है, ये हमने सारे, ये अपवाद भी पूछ लिए जाते हैं इसलिए हमने अपवाद पढ़ा दिए। ये मौखिक साक्ष्य के अपवाद है। आगे बढ़े, धारा 62 जो है 62 वो प्राथमिक साक्ष्य को बताती है। प्राथमिक साक्ष्य कौन से होते हैं समझे। प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। जो दस्तावेज आप न्यायालय में पेश करते हैं वो प्राथमिक साक्ष्य है। इसके दो स्पष्टीकरण है। पहला स्पष्टीकरण कहता है, जहाँ की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। कि कई मूल प्रतियां हो तो हर मूल प्रति जो होती है वो दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य होती है। दूसरा स्पष्टीकरण क्या करा है, जहां की अनेक दस्तावेजों के दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई है। एक रूपात्मक मतलब होता है एक जैसे तरह से बनाई गई है, जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है। वहाँ उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है, प्ले कार्ड जो आपने देखे होंगे वो सब एक दूसरे की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य होते हैं, क्योंकि वे एक ही तरह के फॉर्मेट में बनाए जाते हैं, छापे जाते हैं, किताबें हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सब एक दूसरे के प्राथमिक साक्ष्य हैं क्योंकि एक ही फॉर्मेट में ये छपते हैं, मुद्रित होते हैं। फिर आप आ जाइए साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 द्वितीय साक्ष्य को बताती है। द्वितीय साक्ष्य कौन कौन से हैं। द्वितीय साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। द्वितीय साक्ष्य कौन कौन से होते हैं। पहला पॉइंट है एथिस्मिन पश्चात, ये वर्ड लिखना होता है आपको, जरूर लिखा करिए, अक्सर लोग छोड़ देते हैं क्योंकि टफ माना जाता है। एथिस्मिन पश्चात का मतलब होता है हेयर एंड आफ्टर, यहाँ पर और यहाँ के बाद कहीं पर भी कोई बात हुई उन सबको इंक्लूड कर लेता है ये अकेला वर्ड। एथिस्मिन पश्चात अंतर्विष्ट
उपबंधों के अधीन दी गई प्रमाणित प्रतियां, जो प्रमाणित प्रतियां हैं ऑफिसर द्वारा दी जाती हैं, वो सारी की सारी द्वितीय साक्ष्य है। मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा जो प्रक्रिया स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल से किसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हो और फिर बनाने के बाद ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया हो जिसमें छेड़छाड़ ना की गई हो, वो शुद्धता को सुनिश्चित करती हो, और ऐसी प्रतियां जब आपको मिल जाए तो उनसे आपने उन प्रतियों की मूल से तुलना कर ली होगी, तभी ये प्रतियां द्वितीय साक्ष्य होंगी। ये ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां। चौथा पॉइंट, उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है दस्तावेजों के प्रतिलेख, प्रतिरूप या मुसन्ना। मतलब इसमें क्या है, उन पक्षकारों के विरुद्ध, जैसे हमने कोई कागज दाखिल किया तो हमारे लिए वो प्राथमिक साक्ष्य हो गया और दूसरी पार्टी के लिए वही द्वितीय साक्ष्य हो जाता है। जिन्होंने क्योंकि हमने निष्पादित किया, हमारे लिए वो प्राथमिक साक्ष्य, और जिन्होंने निष्पादित अपोजिट पार्टी के लिए वो द्वितीय साक्ष्य है। पांचवा और लास्ट पॉइंट, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। लेखा जोखे को वृत्तांत कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहीं किसी का कुछ पढ़ा, कोई मैटर था, आपने पढ़ा, आपको याद रह गया कि इसमें ये बातें थी, तो अब आप जाके कोर्ट पे उसका अगर मौखिक वृत्तांत देते हैं, मौखिक वर्णन करते हैं, तो ये भी द्वितीय साक्ष्य मांगता है कोर्ट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जगमैल सिंह और अन्य बनाम करमजीत सिंह और अन्य, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। ये चूंकि धारा 63 से भी रिलेटेड है, 65 से भी रिलेटेड है, 66 से भी रिलेटेड है, इसलिए आप इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं। इसको हम अभी आपको फिर इसके बाद जस्ट बाद 65 धारा पढ़ा रहे हैं, उसमें एक्सप्लेन करेंगे ठीक डिटेल में, क्योंकि मेन 65 धारा से रिलेटेड है, मगर आप 63 में भी लिख सकते हैं, 66 में भी लिख सकते हैं, 65 में भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग धारा 65 पर। पहले तो धारा 65 समझ लें। अवस्थाएं जिनमें दस्तावेज के संबंध में द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकेगा। किन अवस्थाओं में द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकेगा, ये बहुत बार आता है, लगभग हर पेपर में आपको मिलता है। किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीय साक्ष्य निम्न अवस्थाओं में दिया जा सकता है। कौन कौन सी? पहली अवस्था क्या है, जबकि ये दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना है या जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, किंतु वो धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात उसे पेश नहीं करता। धारा 66 में कहा गया है कि अगर आप दस्तावेज आपके पास है तो उसका आप पेश करिए, वरना उसका द्वितीय साक्ष्य दिया जाएगा। कहने का मतलब है वो व्यक्ति जानबूझ के दस्तावेज नहीं पेश कर रहा है, हालांकि उसके पास है, और नहीं पेश कर रहा है, न्यायालय के कहने के बाद भी नहीं पेश किया, तो अब आप दूसरा पक्षकार जो हो वो द्वितीय साक्ष्य दे सकता है। दूसरा पॉइंट, जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है। मतलब क्या हुआ, जिसके विरुद्ध आप उस दस्तावेज को साबित करना चाह रहे हैं, वो लिखित में कह दे या उसका प्रतिनिधि कह दे कि हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप द्वितीय साक्ष्य दे दें, कोई उसमें हिचकिचाहट नहीं है। तीसरी बात, जबकि मूल नष्ट हो गया है या खो गया है या किसी अन्य कारण से उसे युक्त समय में पेश नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खो जाए, जल जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप पेश कर सकते द्वितीय साक्ष्य। चौथी बात, जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, इतना कोई ऐसी चीज है जिसको आप कोर्ट तक नहीं ले जा सकते, तो आप द्वितीय साक्ष्य दें। पांचवी बात, जबकि मूल धारा 74 के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज है। धारा 74 में लोक दस्तावेजों के बारे में पढ़ाया गया है, तो लोक दस्तावेज को आपको ले जाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए आप उसकी प्रतिलिपि निकालते हैं, द्वितीय साक्ष्य में वो
मानी जाती है। छठी बात, जबकि मूल ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी प्रमाणित प्रति या साक्ष्य में दिया जाना प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है। कहने का मतलब है, कोर्ट खुद कहता है कि आप द्वितीय साक्ष्य दे सकते हैं। किस फॉर्म में? प्रमाणित प्रतिलिपि के फॉर्म में। तो आप प्रमाणित प्रतिलिपि को द्वितीय साक्ष्य के रूप में पेश कर दें। सातवीं और आखिरी बात, जबकि मूल ऐसे अनेक दस्तावेजों या अन्य दस्तावेजों से गठित है, किसी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती गठित है जिसकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वो तथ्य जिसे साबित किया जाना है संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। मतलब कोई बहुत बड़ा दस्तावेज है, लेखा है, जिसको आप कोर्ट में वो सुविधाजनक न ले जाया जा सकता है, न उसको कोर्ट इतना समय है उसके पास, तो उसका आप द्वितीय साक्ष्य दे दें। मतलब कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि इतना बड़ा दस्तावेज पढ़ता बैठे, इसलिए आप द्वितीय साक्ष्य दे दें, ऐसा कहता है। अब आ जाइए निर्णय जगमैल सिंह और अन्य बनाम करमजीत सिंह और अन्य 2020 का केस है। इस केस में एग्जैक्टली आप समझे बात को। मामले में मसला कुछ ऐसा था कि वसीयत ऐसे साक्ष्य थे कि जिससे क्लियर हो रहा था कि वसीयत निष्पादित की गई थी, वसीयत की गई थी, मगर चूंकि वहां पर ओरिजिनल वसीयत थी नहीं, जो जिसके पक्ष में वसीयत की गई थी उसके पास वसीयत थी नहीं, गुम गई या कुछ भी हो गया हो, पुरानी हो गई, बर्बाद हो गई हो, अस्तित्व में नहीं थी फिलहाल वो। अब चूंकि अस्तित्व में नहीं थी तो कोर्ट को चाहिए था कि वो उसको द्वितीय साक्ष्य को देने के लिए अनुज्ञा देता, उसे द्वितीय साक्ष्य के लिए कहता, मगर जो हाईकोर्ट था उसने द्वितीय साक्ष्य ना मानकर त्रुटि की, नहीं लिया, उसने द्वितीय साक्ष्य को नहीं माना। तो अपील हुई जाके सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को चाहिए था कि वो द्वितीय साक्ष्य लेता, उस पर विचार करता और फिर निर्णय देता। चूंकि उसने द्वितीय साक्ष्य के फॉर्म में वसीयत की कॉपी को नहीं लिया, इसलिए उसका निर्णय त्रुटिपूर्ण है, इसलिए हाई कोर्ट का निर्णय निरस्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपीलार्थी की जो अपील थी उसको अनुमति दे दी कि आप बिल्कुल द्वितीय साक्ष्य पेश करें, आपको हक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जो हम केस बताते हैं, इस केस को आप वीडियो पॉज करके अपने वर्ड्स में लिखा करिए, जिससे को क्या होगा, जब आप एग्जाम हॉल में होंगे वहाँ बहुत प्रेशर होता है तो आप केस लॉ भूल जाते हैं, मगर आपने अपने आप लिखा होगा, थोड़ी मेहनत की होगी तो आपको केस लॉ स्ट्राइक करेगा। इसलिए हम इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ बता देते हैं। अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, भले ही 3 लाइनें लिखिए, 4 लाइनें लिखिए, सफिशिएंट हो जाती हैं 4 लाइनें। इस तरह से आप सारे नोट्स यहाँ पर पा रहे हैं। एक दिन से लेके आपको 100 दिन तक हम नोट्स देंगे। पूरा PCSJ का सिलेबस, यही सिलेबस HJS में भी आता है। पूरा सिलेबस हम दे रहे हैं, वर्ड टू वर्ड दे रहे हैं, हर सेक्शन दे रहे हैं, कहीं पर भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। और सारे लेटेस्ट केस लॉ हम ज़रूर इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट केस लॉ से कभी कभार प्रश्न उठा लेते हैं वो लोग, प्रश्न बना लेते हैं लॉ से, लेटेस्ट केस लॉ से, और आपको धारा तक पहुंचना होता है। तो हर तरह से अभी हम लास्ट के 10 दिन में, जब 10 दिन बचेंगे आपके एग्जाम के, तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे। आगे चले अब हम लोग। ये 2 धाराएं 65 का और 65 खा, 65A और 65B, जब ये IT एक्ट आया, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट आया 2000 में, तब ये दोनों धाराएं अंतः स्थापित की गई हैं। इसलिए ये धाराएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आती हैं हर पेपर में, आपको धाराएं ये दोनों मिलेंगी। दोनों धाराओं को बिल्कुल क्लियर करके समझ लें, और दोनों पे केस लॉ हमने दे दिया है। इन पे केस लॉ ढूंढने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। पहली क्या करिए, 65A, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान। क्या विशेष प्रावधान कर दिया गया, बता दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तुएं धारा 65 खा के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकेंगी। ठीक, अंतर्वस्तुएं कब आप साबित करेंगे, 65 खा के अनुसार, मतलब जो 65 खा में हमने बताया है ऐसा प्रावधान होगा तभी वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख माने जाएंगे। अब आप 65 खा देख लें।
इलेक्ट्रॉनिक अवलेखों की ग्राह्यता। कब इलेक्ट्रॉनिक अवलेखों को एडमिसिबल माना जाएगा, न्यायालय ग्रहण करेगा, ग्राह्य नहीं मानेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक अवलेख में अंतर्विष्ट कोई सूचना जो कागज पर मुद्रित है या कंप्यूटर द्वारा उत्पादित प्रकाशीय या चुंबकीय माध्यम में भंडारित, अवलिखित या नकल की गई है। ठीक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हो या सूचना हो जो कागज पर मुद्रित हो या कंप्यूटर द्वारा आपने उत्पादित कराई हो, चाहे वो प्रकाशीय या चुंबकीय मतलब फोटो स्टेट वगैरह से मतलब होता है, माध्यम में भंडारित हो या अवलिखित की गई हो या नकल की गई हो, दस्तावेज भी होना मानी जाएगी। वो चीज, ये सारी चीजें दस्तावेज होंगी और किसी कार्रवाई में किसी और सबूत या मूल को पेश किए बिना, मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें अधिक कथित किसी तथ्य के जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होगा, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगी। कहने का मतलब है इन प्रतियों के साथ कोई और चीज आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ये मूल प्रतियां मूल साक्ष्य माने जाएंगे और न्यायालय इनको मूल साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करेगा अगर ये इस तरह से मुद्रित की गई हैं। और ये धारा 2 में जो शर्तें हैं उनको पूरी कर देती हैं, ये बात खास है। ये जो आप प्रतियां या जो प्रतिलिपियां देंगे या दस्तावेज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख देंगे, इन्हें धारा 2 को पूरा करना जरूरी है। अब धारा 2 समझ ले, सॉरी उपधारा 2। उपधारा 2 तो क्या करिए, कंप्यूटर उत्पादन के संबंध में उपधारा 1 में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी। क्या क्या शर्तें पूरा करना है? पहली बात ए पॉइंट में बताई गई है, सूचना के धारण करने वाले कंप्यूटर उत्पाद का उत्पादन कंप्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया हो जिसमें कंप्यूटर का नियमित प्रयोग कंप्यूटर के प्रयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सूचना को भंडारित तथा संसाधित करने के लिए किया गया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा ज़्यादा टाइम देके आप समझें इसको। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर से जो आपने कोई दस्तावेज निकाला है, कॉपी किया है, कहीं पर अवलिखित किया है, तो वो कंप्यूटर उस वक्त एक वैध प्राधिकृत में होना चाहिए, उस व्यक्ति के नियंत्रण में होना चाहिए जो उसका मालिक है या जो उसको ऑपरेट करने वाला है, और उसी वक्त उससे आपने उसको निकाला है और वो आके कोर्ट में कहेगा। यही केस अभी हम आपको बताएंगे, अर्जुन पंडित खोटकर में बताया गया है कि अगर वो कोर्ट में आके कह दे कि मेरे कंप्यूटर से निकला, मेरे वैध नियंत्रण में था, तो इसको प्राथमिक साक्ष्य मान लिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा खा पॉइंट है, उक्त सूचना नियमित क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में भरी गई हो। मतलब जो सूचना आपने निकाली है वो प्रॉपर तरीके से भरी गई हो, उसमें डाउनलोड की गई हो या ली गई हो कहीं से। तीसरी बात, उक्त अवधि के दौरान कंप्यूटर वैध संचालन में था। ये नहीं कहा जाएगा कि हमारे संचालन में ही था, ये कि हम वो आदमी गारंटी लेगा, हाँ मैं ही इसका मालिक हूँ, मैं ही इसका ऑपरेटर हूँ और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ये सब कुछ सही था। ये बात सी में। डी और लास्ट बात में बताया गया, कंप्यूटर में सूचना सामान्य अनुक्रम में भरी गई एवं पुनः उत्पादित की गई हो। सारे पॉइंट लगभग एक ही बात की तरफ टेंड कर रहे हैं कि कंप्यूटर में वो सूचना एक प्रॉपर मैनर में भरी गई हो, मतलब और फिर उस पर वहाँ से पुनः उत्पादित की गई हो, मतलब बीच में कोई छेड़छाड़ ना की गई हो, ना सूचना भरते वक्त कंप्यूटर में, ना ही सूचना निकालते वक्त। ये सारी धारा अगर ये शर्तें पूरी हो रही हैं तो ये जो दस्तावेज आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेश कर रहे हैं ये प्राथमिक साक्ष्य माने जाएंगे और इनको न्यायालय बिल्कुल संज्ञान में लेगा और ग्रहण करेगा। अब इस पे 2 निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक दिलीप बनाम केरल राज्य है, ये केस हमने पहले आपको बताया है। इस केस में सिर्फ ये बताया गया कि जो मेमोरी कार्ड वगैरह होते हैं या चिप्स होती हैं उसमें जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं। अगर वो आदमी जो मोबाइल यूज़ कर रहा है या जिससे मेमोरी कार्ड मिली वो कहता है मेरे वैध प्राधिकरण में था,
उसके बाद इसमें एक बात ये कह दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जब आप इन दस्तावेजों को, क्योंकि इनमें हिडन इंफॉर्मेशंस होती हैं, वीडियो वगैरह हो सकते हैं, ऐसी बातें हो सकती हैं, तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को जब उसको व्यक्त करेगा तो उसकी गोपनीयता को बनाए रखे। मतलब ऐसा ना हो जैसे मान लीजिए किसी महिला का वीडियो है और वो आप सार्वजनिक तौर पर दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ उस कोर्ट को दिखाया जाएगा और उस पक्षकार को, जो उसका जिम्मेदार व्यक्ति होगा जिसके खिलाफ वो उसको पेश किया जा रहा है, उसको दिखाया जाएगा और उसकी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। ये नहीं कि आप पब्लिकली उसको पब्लिश कर दें। ये बताया गया दिलीप बनाम केरल राज 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है। दूसरा निर्णय क्या है? अर्जुन पंडित खोटकर बनाम कैलाश कुशन राव, गोटरनयाल गोरनटयाल और अन्य 2020 का केस है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हम बताते हैं। झलक केस की हमने आपको पहले ही दी थी कि जो इसका बी पॉइंट कहता है, मतलब जो धारा उपधारा 2 है, उसमें पहली शर्त है कि जब मान लीजिए किसी कंप्यूटर द्वारा या लैपटॉप द्वारा या मोबाइल की कोई चिप द्वारा कोई भी चीज़ न्यायालय में पेश की जाती है तो उसका प्रमाण पत्र ज़रूरी नहीं है। ठीक, उस मूल, वो खुद अपने आप में मूल दस्तावेज होता है, मगर उसके लिए जो मालिक या स्वामी या जो ऑपरेटर है, जो कंप्यूटर का या मोबाइल का या जो भी है, वो कटघरे में आकर ये साबित कर दे कि ये यंत्र मैं यूज़ कर रहा था और इसकी सूचना मैंने भंडारित की है और ये मेरे द्वारा भंडारित की गई है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर ये बातें आके वो आदमी जिसके वैध प्राधिकार में वो चीज़ें हैं, मेमोरी कार्ड हो चाहे कंप्यूटर की कोई चीज़ हो, वो आके कोर्ट में कह देता है कि मेरे पे वैध प्राधिकार में थी और ये सब सही है, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, तो ये दस्तावेज मूल दस्तावेज माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख माना जाएगा, कोर्ट इसको संज्ञान में लेगा। ये धारा यहीं पर कंप्लीट हो गई। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।